जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जी की, और आज के सेशन में हम अगले 3 पेज को कंटिन्यू करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे जैसे कि जनरली शुरू करते हैं मर्चेंट कोट या अपने विचार के साथ। तो आज एक छोटी सी कहानी है कि कोई योगी था, है ना, मैंने कहीं सुनी तो सोचा आपसे शेयर करूँ, है ना। एक योगी था और उस पर जहर का एक्सपेरिमेंट करा गया अलग अलग यूनिवर्सिटी में, है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, और हर बार उस पर जहर नाकामयाब हो रहा था, है ना। जब भी उसको जहर पिलाया जाता वो वॉशरूम के थ्रू उस जहर को निकाल देता था। अब वो ये कैसे करता था और उस पर जहर असर क्यों नहीं कर रहा था, इन सारी बातों का जवाब किसी को नहीं मिल रहा था। तो एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, है ना, इतने हो ही रहे थे तो इस सिलसिले को और आगे बढ़ाया गया। एक और एक्सपेरिमेंट हुआ और उस एक्सपेरिमेंट में कुछ यूं हुआ उस बार फिर से योगी को जहर पिलाया गया, है ना। जो योगी सेंस में कि बहुत तप तपस्या किया करता था, है ना, और सांसारिक बंधनों से दूर, है ना, मोह माया जिसको अपन कहते हैं उससे दूर। तो फिर से योगी को जहर पिलाया गया। इस बार क्या हुआ कि वो योगी हर बार अपने आप से कहता था कि मेरा शरीर जहर को एक्सेप्ट नहीं करता, मेरे शरीर पर जहर कोई असर नहीं करेगा, है ना। उसका दृढ़ विश्वास था, है ना। चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके सामने कुछ भी आए, कोई भी समस्या आए, कोई भी परिस्थिति आए, आपका विश्वास है, चाहे चाहे सामने कुछ भी हो रहा हो, है ना, आपका विश्वास है कि ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो भले वो बिगाड़े या नहीं बिगाड़े वो बात की बात है, लेकिन आप कितने पॉजिटिव है ना। आपने मान लिया कि किसी भी चीज को लेकर आपने मान लिया कि ये अच्छा हुआ। मान लो आपके साथ कुछ ऐसा अनहोनी हो गई, आपका मानना है कि अच्छा हुआ, भले ही लोग आपको पागल कह रहे हैं, ठीक, लेकिन आप कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, उससे आप अच्छा सीख रहे हैं। तो परिस्थिति कैसे बुरी हो सकती है ना। कुछ बुरा हो ही नहीं सकता जब तक आप बुरा उसको माने ना, जब तक आप नहीं मानते, है ना। आप किसी में फेल हो गए, किसी में एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कहीं कोई छोड़ के चला गया, है ना, आप सोच रहे हैं कि मुझे उससे बेहतर मिला है ना। तो वो चीज कैसे पूरी हो सकती है, सब आप पे मानने पर निर्भर करता है ना। बस जस्ट बी पॉजिटिव। हाँ, तो कहाँ थे अपन, वापस कंटिन्यू करेंगे। इस बार योगी को लगा कि कहीं कहीं जहर में खून में तो नहीं मिले। उसने अपने आप पर डाउट करा। और एक ऐसी कहानी मुझे भी याद आ रही, एक सेम ऐसी स्टोरी कि एक बार एक चोर होता है जो हर जेल को तोड़ के भाग जाता था, है ना, चाहे कैसा भी ताला लगा। उसका विश्वास था कि वो कर लेगा, चाहे आप दुनिया का कितना भी बेहतर ताला क्यों ना लगा दे, मैं तोड़ सकता हूँ, है ना। और एक बार ठीक है सही हुआ, बस ये घोषणा कर दी गई कि इस बार, है ना, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे धातु से बना हुआ, है ना, बहुत बेहतर कारीगर के द्वारा बनाया गया ऐसा ताला लगाया जाएगा इस बार। सब तरफ ये घोषणा हुई और ठीक वैसा ही हुआ। जेल में रखा गया और लॉक किया गया, ताला वगैरह लगाया गया। विदिन फ्यू आवर्स वो बाहर आ जाता था चोर। और उस बार उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन उस ताला खुला ही नहीं। हो सकता है कि इस बार वाकई में बहुत ज्यादा सख्त हो, है ना, धातु मटेरियल बहुत अच्छी इस्तेमाल की गई हो, कारीगर बहुत ज्यादा उम्दा हो, बहुत अच्छी तकनीक का ताला हो, है ना। ये सब उसके मन में चल रहा था। तो ताला नहीं खुला, परेशान हो गए सब, और सब खुश भी थे, है ना। जो कभी नहीं होता है हो जाए ना तो खुशी होती, चाहे गुड सेंस में हो, चाहे, है ना। तो सब बहुत खुश थे। अब वो परेशान थी कि अब उसका आत्मविश्वास कहाँ होगा, है ना। तो वो परेशान था। और फिर बाद में क्या पता चलता है, ये सब हो गया, ये सारी घटनाएं हो गई, और बाद में पता चलता है कि कोई उम्दा ताला नहीं था, कोई कारीगर नहीं था, कोई बेहतर तकनीक नहीं थी, एक सिंपल सा ताला था। और ये वाकई में होता है, जस्ट हम मान लेते ना, इस वजह से हम चीजों को बहुत बार नहीं कर पाते, और जस्ट मान लेते इस वजह से बहुत बार कई सारी चीजें अपन कर लेते हैं, है ना। वो स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, बहुत ज्यादा आपको नहीं, बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगी। हाँ, तो कहाँ थे अपन, ठीक वैसे ही हो। योगी ने ये डाउट करा कि कहीं इस बार जरा मेरे खून में तो नहीं मिली है ना। और विश्वास का उल्टा होता है शक, है ना। और जब उसने खुद ने ही शक कर लिया, उसके खुद के मस्तिष्क ने, उसके खुद के दिमाग ने ही मान लिया कि कहीं जरा मेरे खून में मिल गया होगा, तो फिर उस योगी की मौत हो जाती है, ठीक है। सिर्फ इस वजह से कि उसने अपने आप पर डाउट कर लिया था, है ना। हर
नाराबाग जहर पी ही रहा, नाराबाग वो जिंदा रह ही रहा है ना। लेकिन इस बार उसका विश्वास डगमगा था। आपके विश्वास में बहुत ताकत होती है, बहुत बहुत ताकत होती है। आप सोचते हैं कि मैं यूं कर लूंगा तो कर जाएंगे, तो हर बार बस काम कर लीजिए ताकि आपका मस्तिष्क आपको नेक्स्ट बार ये पॉजिटिव फीडबैक देख। मैंने पिछली बार भी कहा था और ये कर लिया था, है ना। तो जस्ट कर लीजिए। ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। आप 2 घंटे पढ़ने का सोचते बैठ जाएंगे 2 घंटे, आपकी मम्मी मुझे अगली बार ये 2 घंटे मुझे मोटिवेट करेंगे, अगली बार मैं अपने आप को जवाब दे पाऊंगा क्योंकि पिछली बार 2 घंटे पढ़ लिया था, है। ऐसा कुछ तो नहीं है। तो हम ही हमारे विवेकानंद यही कहते हैं कि मैं किसी परमात्मा को बीच में नहीं रखना चाहता, क्योंकि इससे ना उलझन पैदा हो। आप यूँ कहेंगे कि कोई और है जो मुझसे मतलब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। कहते हैं ना कि किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है, भगवान ही नहीं चाहता कि आज मैं 2 घंटे पढ़ूँ, मतलब ईश्वर चाहता ही नहीं चाहते मेरी पढ़ाई कंटिन्यू हो। इस तरीके से अगर किसी और को बीच में रखते हैं ना तो उस पर ब्लेम करने लगते हैं, अच्छाई के लिए भी बुराई के लिए भी। तो विवेकानंद कहते हैं कि किसी और को बीच में क्यों रखना है, सब कुछ आप ही है। खुशी का स्वाद भी जब आता है जब आप खुशी को टेस्ट करना चाहते हो। आप सामने कितना भी स्वादिष्ट खाना क्यों ना हो, जब आप स्वाद को महसूस नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, आपको नहीं लगेगा स्वादिष्ट। कोई सब्जी किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। बहुत ज्यादा बातें हुई। शुरू करते हैं आंसर सेशन। आज हम 3 पेज को कंटिन्यू करेंगे। अगले 3 पेज में क्या पढ़ने वाले? अगले 3 पेज में हम पेज नंबर 81, 82 और 83 को पढ़ेंगे। इन तीनों पेज में अपन परियोजनाओं को पढ़ेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, विदिन 10 मिनट इन सारी परियोजनाओं को देखेंगे और लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अपन परियोजनाओं को पढ़ते हैं। फर्स्ट और सेकंड पेज में परियोजनाएं कंटिन्यू करते हैं, लास्ट में मध्यम परियोजनाओं को पढ़ते हैं। फर्स्ट पेज में दाखम वगैरह, बिसलपुर वगैरह है ना, एक पांचना वगैरह है, भरतपुर परियोजना वगैरह है, जवाई परियोजना वगैरह है, भीकाबाई परियोजना वगैरह है, ये सारी परियोजना। परवन परियोजना है, नर्मदा नदी परियोजना है ना, ये सारी बहुउद्देशीय परियोजना है। सेकंड पेज में अपन इन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें अपन परवन को भी पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा पंजाब फीडर करके हैं, इसके अलावा धूपपुर लिफ्ट नहर करके हैं, पूर्वी नहर करके है और नवनेरा करके है, ठीक है। और लास्ट पेज में अपन मध्यम कैटेगरी की परियोजनाओं को पढ़ेंगे, है, जैसे तकली है, गावरोन है ना, हाथी नमुआ करके उस नाम की, और गढ़दरा करके है, राजगढ़ है, लासा है, ये सारी परियोजनाएं पढ़ेंगे। ओके। इसके अलावा कुछ यूरोपियन संघ करके भी है, उसको भी पढ़ेंगे, और राष्ट्रीय विज्ञान क्षेत्र ऐसा करके है, उसको भी देखेंगे अपन। जितना भी जो भी गिवन है ना, इन 3 पेजेस में सब कुछ पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा डिटेल्स में आते हैं। देखो जाखम के बारे में ये है कि जाखम प्रतापगढ़ की परियोजना है और हम लोग पूरा गांव में है, और जाखम नदी पर बना हुआ है बांध, और 5.4 मेगावाट बिजली उत्पादित करता है। और फिर बिसलपुर के बारे में है कि बिसलपुर जो है इसका फैलाव टोंडा रायसेन और देवली दोनों तहसीलों में है। बिसलपुर, अजमेर, टोंक, अलवर, भरतपुर, करौली, ये सारे जिले हैं, इनको जल मुहैया करवाता है, और इनको जल मुहैया इस बांध के तहत। और इसके अलावा ये 89 और 99 में बनता है। और फिर नर्मदा के बारे में है कि ये नर्मदा में फव्वारा पद्धति से सिंचाई होती है, 74 किलोमीटर है, और ये 18 मार्च 2008 में आती है ये परियोजना। और इस पर तीन कुछ है इसके चरण, भाग या फिर वितरिकाएं, ऐसा कुछ है। सब करके ध्यान रखते हैं अपन, सांगोर, बघेलिया और उगेलिया, पी से कुछ ऐसा ही है। और सर एक बस ये है नर्मदा में। फिर एक और है भरतपुर, जो कि राजस्थान और भरतपुर की मिली जुली है, भरतपुर से एंटर करती है राजस्थान में। और बैराज है, कौन सा बैराज? हरी के बैराज से इसको जल की आपूर्ति होती है। 17 किलोमीटर है, और 17 किलोमीटर 28 किलोमीटर है, और 1964 में ये योजना आती है। और पांचना है, जिसमें 2 तो छोटी छोटी नदियां हैं, उसके अलावा भेंस, भद्र, बरखेड़ा है।
ये सारी 5 नदियां हैं। अमेरिका से आर्थिक सहायता प्राप्त है, कच्चा बांध है और एक भीखाबाई है जो कि माही नदी से जुड़ा हुआ है। और एक 21 करके कुछ फैक्ट गिवन था, 21 क्या है ये पता नहीं चल पा रहा है अभी, है ना। अब नर्मदा के बारे में फिर डबल बता रखा था थोड़ा सा कि नर्मदा पर इतने पैसे और इन्वेस्ट किए गए और इतना लाख हेक्टेयर सिंचाई के एरिया को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। फिर परवन जो है वो हाड़ौती के इलाके की योजना है, केंद्र सरकार द्वारा रेगुलेट होती है। हाड़ौती में बूंदी बोरी नहीं करनी है, ठीक है। और इससे हम लगभग 2 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र सिंचित करेंगे और इतने गाँव को पेयजल की आपूर्ति करवाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पेज नंबर फर्स्ट में थी। और एक थोड़ा सा एक दो फैक्ट और थे यमुना नहर के बारे में जो इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ये 66 में आती है और राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की है मिली जुली पड़ी है। तो ये सारा कुछ अपन पेज नंबर फर्स्ट यानी एक ही बार करते हैं। पेज नंबर 82 में हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, परवन को, पंजाब को, जोधपुर को, पूर्वी नहर को, नवलेरा को, ये सब। तो देखो परवन के बारे में गिवन है कि परवन से ना पेयजल की आपूर्ति होगी, वन्य जीव अभ्यारणों को होगी, मतलब मानवों की समाज के लिए पेयजल मतलब पेयजल की आपूर्ति होगी नॉर्मल। और लास्ट में उद्योगों को पेयजल की आपूर्ति होगी। कितना कितना है तो ये 50, 80 और बीच में 20 के अराउंड है, अराउंड बता रही हूँ। 50, 80 और 20 पेयजल, उद्योग और वन्य जीव अभ्यारणों के लिए। इसके अलावा पंजाब में है कि जो पंजाब परियोजना है ना, उसमें वित्त का रेशियो डिफाइन है। राजस्थान पंजाब को 55-45 होगा, राजस्थान पंजाब का। भारत और पंजाब सरकार का 40 और 60 का रेशियो होगा, है ना, केंद्र का 40। इस तरीके से कुछ रेशियो मेंशन था है ना। बाकी बस इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था पंजाब फेडरल को लेकर। उसके बाद धौलपुर है जो कि पेयजल के लिए भी है, पेयजल के अलावा सिंचाई के लिए भी है। 10% पेयजल मुहैया होगा इससे, है ना। फिर एक है इसरधा जो भी अभी प्रगतिरत, एक है पूर्वी राजस्थान नहर करके है, पूर्वी परियोजना करके है, जो बेसिकली है ना पूर्वी जिले जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर ग्रामीण, है ना, चूरू से करिए भी लगभग इन इलाके को जल मुहैया करवाती है। 13 जिले हैं और 13 जिले से 3.7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। और भी कुछ फैक्ट गिवन थे यहाँ पे कि ये डिमिक के औद्योगिक क्षेत्र को, दिल्ली मुंबई ऐसा करके कुछ, इस औद्योगिक क्षेत्र को पेयजल की आपूर्ति करवाएगी। और जो मध्यम सिंचाई परियोजना है उनको भी आपूर्ति करवाएगी। और ऐसा करके कुछ मतलब फैक्ट गिवन थे यहाँ, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट में है नवलेरा करके, जो कोटा कालीसिंध नदी पर मिलेगी। बस इतना ही है, ये 2 पेज कवर हुए। लास्ट में मध्यम परियोजना के बारे में बता रखा था। मध्यम परियोजना का नाम थोड़ा जानवरों के नाम है, ठीक है। हाथी, गागरोन, एक तो हाथी, गागरोन और तकली, गरदरा, गधा, है ना। और फिर राजगढ़, लासा और तकली, ये 3 थोड़े से अलग है। तो ये क्रमशः कैसे होता है, गागरोनी है फर्स्ट में और लास्ट में हाथी है, 3rd नंबर पे गरदड़ा है, बाकी नीचे राजगढ़ और लासा समथिंग है। और 2nd नंबर का नाम तकली चक्की। अब ये कौन कौन से जिले की तो क्रमशः है BK, BG और BB, है ना। BK 12 कोटा, BJ 12 झालावाड़, फिर BB, है ना, 12। इस तरीके से इन्हीं, अब नदी भी थी, पंचायत भी थी, है ना। इतना ध्यान रखेंगे बस कौन से जिले की छोटी छोटी योजना है इस वजह से। उसके बाद यूरोपियन संघ करके कुछ भी है जिसमें बता रखा है कि ये यूरोपियन संघ जो है वो कुछ समझ नहीं पड़ा ज्यादा क्या है ये, पर इसके 6 घटक है। और 2010 में एक प्रस्ताव पास हुआ, ऐसा पता नहीं क्या था, लेकिन इस तरीके से जीवन था हल्का सा, ठीक है। ये 2006 में शायद एक्सेप्ट हुई और 2007 में प्रारंभ हो गई योजना। एक और है, एक नाम थोड़ा ठीक ठाक है, नाम तो क्या है, एक थोड़ा सा मिस हो रहा है मुझसे, एक भिलवाड़ा की, वो छोड़ो चलो। एक और कोई है जिसमें जायका से वित्त की मदद मिलती, मतलब जापान से। और ये जो है वो 27 जिलों में मतलब प्रगतिरत है। 137 परियोजनाएं इसके अंतर्गत आती है, मतलब शामिल है। 27 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, 137 परियोजनाएं आती है और लगभग 14.70 इतना करोड़ इन्वेस्ट किया गया है इसमें। परियोजना का नाम थोड़ा सा मिस हो रहा है मुझसे, ठीक है। और ये 3 चरण में आई परियोजना है, शायद ये है ना, नाम थोड़ा मिस रहेगा। उसके बाद एक विज्ञान क्षेत्र करके कुछ था, उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, इतने पैसे इन्वेस्ट किए गए और इतने लाख हेक्टेयर भूमि हो गया, ठीक है। तो ये था आज का सेशन।
थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे, दैट्स ओके। तो आज की सेशन में हम कौन से 3 पेज पढ़ेंगे? पेज नंबर 81, पेज नंबर 82 और पेज नंबर 83। इन 3 पेज को कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर फर्स्ट में हमने कुछ परियोजनाओं को पढ़ा है, सेकेंड में भी परियोजनाएं पढ़ी, थर्ड में हमने मध्यम परियोजनाओं को पढ़ा है। 81 में हमने माही के बारे में, है ना, सॉरी माही जाखम वगैरह, है ना, एक भीखाबाई पांचना जवाई उदयपुर से ही परियोजना से इसको से ही परियोजना है, उदयपुर से जलापूर्ति होती है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, ये सब बिसलपुर है ना, बिसलपुर, ये सारा ये है। भरतपुर है और यमुना, एक यमुना भी है, यमुना नहर करके, ठीक है। ये सारी बातें गिवन थी, ज्यादा कुछ खास था नहीं यहाँ। इसके अलावा नर्मदा पर्वत भी, नर्मदा पर्वत, थोड़ा सा पर्वत यहाँ लिखेंगे, नर्मदा और पर्वत में से यही था पर्वत, ठीक। नर्मदा और पर्वत ये दोनों भी गिवन है पेज नंबर फर्स्ट यानी 81 में। 82 में पर्वत को दोबारा से समझा रखा है, फिर पंजाब के बारे में बता रखा है, फिर धौलपुर लिफ्ट, हाँ धौलपुर बता दिया ना मैंने आपको, हाँ। उसके बाद पूर्वी नहर के बारे में थोड़ा सा, वो एक है इसरदा जो भी प्रगति रहती, कुछ नहीं था उसके बारे में। फिर पूर्वी नहर के बारे में, फिर नवनेरा करके है, और लास्ट में जो 6 योजनाएं बताई ना मैंने आपको, 6 मध्यम सिंचाई परियोजना, वो भी बने लघु। फिर वो एक यूरोपियन संघ का नाम ले रही थी ना, वो है। और फिर यहाँ पे एक परियोजना मैंने आपको बताई तो है, लेकिन आंकड़े बताए मैंने आपको 27 जिले वगैरह, फिर नाम थोड़ा समझ से क्वेश्चन मार्क रखेंगे। और यहाँ जो है एक हल्के से 2 नाम है, कुछ खास नहीं है, इतने पैसे लगाएंगे और इतने लाख हेक्टेयर को सृजित करने का लक्ष्य रखा गया, ऐसा भी है, ठीक है। आप थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। 21 एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। चलो तो क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, राजस्थान में सर्वप्रथम शिक्षा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती? अजमेर में। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब हुई? 50 में। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पृथक कब किया गया? 97 में, दोनों अलग हो गए। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? बीकानेर में। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ मौजूद है? जोधपुर में। प्रारंभिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में, प्रारंभिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण के लिए ब्लॉक स्तर का अधिकारी कौन है? ब्लॉक स्तर का अधिकारी बीओ है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है ना, ऐसा करके। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है प्राथमिक शिक्षा निदेशक करता है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था नहीं है, तो बाकी सारी ही राजकीय संस्थाएं प्राथमिक के लिए कौन कौन सी? प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर है, संतुलन छात्रता निदेशालय जयपुर है। और आगे है राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडली, यानी राजस्थान शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1951 में से कौन सी स्वायत्त शासन संस्था है? तो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर स्वायत्त शासन संस्था। वर्तमान में एकीकृत स्कूल शिक्षा प्रणाली में संभाग स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो अतिरिक्त निदेशक, संभाग स्तर का अधिकारी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी? नया शिक्षक, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित। शिक्षा विभाग राजस्थान में महत्वपूर्ण आदेश प्रकाशित होते हैं। शिक्षा विभाग राजस्थान में महत्वपूर्ण आदेश प्रकाशित होते हैं शिविरा पत्रिका में, ये तो जानते हैं अपन लोग। राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन की नींव किसकी स्थापना से हुई? शैक्षिक प्रबंधन की नींव किसकी स्थापना से हुई? शैक्षिक प्रबंधन की नींव किसकी स्थापना से हुई? निदेशालय। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए नीति का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? बोर्ड घोषणा पत्र 1851। वर्तमान में शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से कितने संभाग बनाए गए? 22।
शिक्षा की दृष्टि से पाली एवं बीकानेर दो नए संभाग कब बनाए गए? जून 2030, है ना, 2 जून 2030। वर्तमान में कौन कौन से शैक्षिक संभाग नए बनाए गए? पाली और बीकानेर। वर्तमान में सर्वाधिक जिलों वाला शैक्षिक संभाग है उदयपुर, सर्वाधिक जिलों वाला। ओके, बीकानेर शैक्षिक संभाग का भाग नहीं है, चूरू। बीकानेर संभाग का भाग नहीं है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर है। सचिवालय में माध्यमिक शिक्षा का मुखिया होता है। सचिवालय में माध्यमिक शिक्षा का मुखिया कौन होता है? प्रमुख शासन सचिव। ठीक है, तो ये थे आंसर 21 MCQ क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सचिवालय में क्या पूछा आपसे, दोनों सेपरेट कब हुए? कौन दोनों? प्राथमिक और माध्यमिक। चलो ये बताओ कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं? ठीक है, और हाँ, तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।